गुड मॉर्निंग गाइस। सो हम अपना पॉलिटी की ऑलरेडी एक टेस्ट सीरीज़ कर चुके हैं विज़न की। तो चलिए आज सेकंड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। ये भी पॉलिटी का ही है, ठीक है। तो चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको वही बोलूँगी कि पहले आप खुद करिएगा, उसके बाद फिर आप मेरा आंसर देखिएगा, एक्सप्लेनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विद रिगार्ड टू द इनेक्टमेंट ऑफ द बजट? पार्लियामेंट कैन रिड्यूस और एबोलिश अ टैक्स बट कैन नॉट इंक्रीज इट. द बजट शेल डिस्टिंग्विश रिसिप्ट्स ऑन रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम अदर रिसिप्ट्स. नो डिमांड फॉर अ ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो देखिए ये पहली बात बिल्कुल सही है कि पार्लियामेंट टैक्स को रिड्यूस भी कर सकती है, अबॉलिश भी कर सकती है, लेकिन बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। दूसरी बात ये गलत है कि बजट को मतलब कि उसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, कोई भी प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन के बिना आप कोई भी डिमांड ग्रांट नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? 1 और 3। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. मिनिस्टर्स आर नॉट लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट. प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम. तो भी बताओ, मिनिस्टर्स कभी भी लीगली रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। किसको? लोकसभा को लेके। तो पार्लियामेंट को तो लेके कोई भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है अगर एक्ट पास हुआ है। प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ये बिल्कुल सही है कि प्रेसिडेंट मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे, ठीक है। तो बोथ 1 और 2 आर करेक्ट. Consider the following statement regarding the cabinet committees. Cabinet committees, they are extra constitutional in nature. Establishment or discontinuation of any of the cabinet committees must be approved by the Lok Sabha. देखो, पहली बिल्कुल सही है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर होती हैं, लेकिन जो कोई भी एस्टेब्लिशमेंट कोई नई, अगर हम कैबिनेट कमेटी बना रहे हैं या किसी कैबिनेट कमेटी को हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये काम कौन करता है? लोकसभा नहीं करती, ये काम हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। तो इस हिसाब से सिर्फ स्टेटमेंट 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. With reference to the duration of panchayat, consider the following statement. The tenure of the every panchayat shall be for 5 years from the date of its first meeting. The panchayat is dissolved in accordance with the procedure defined under the Constitution's 73rd Amendment. A panchayat constituted after premature dissolution shall continue only for the remainder of the term. सी गाइस, ये बिल्कुल सही है पहली बात कि हाँ, पंचायत का टर्म 5 ईयर का होता है, लेकिन इन्होंने बोला कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग पंचायत सिर्फ डिसॉल्व उसी के अकॉर्डिंग होती है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 5 साल का टर्म होता है, तो 5 साल में डिसॉल्व होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है ना। पंचायत तो अपने टाइम से पहले भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत है। और हाँ, अगर हम डिसॉल्व हो गई पंचायत और उसके बाद हम न्यू इलेक्ट करते हैं, तो वो जो न्यूली इलेक्ट होती है ना, वो रिमाइंडर टाइम के लिए ही होती है। लाइक 5 साल का टर्म है, 2 साल में जो पहली पंचायत है वो डिसॉल्व होगी, तो जो दूसरी पंचायत हम न्यू लेके आएंगे वो सिर्फ अगले 3 साल तक के लिए ही पावर में रहेगी, ये नहीं कि वो पूरे 5 साल के लिए रहेगी, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो गया बी. आगे चलते हैं. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी हु अमंग द फॉलोइंग कैन बी टर्म्ड एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव. परमानेंट एग्जीक्यूटिव हम किसे बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट, प्रेसिडेंट, ये ब्यूरोक्रेसी. आपको पता है ब्यूरोक्रेसी है जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है. पावर ऑफ द राज्यसभा आर इक्वल टू दैट ऑफ द लोकसभा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर? इंट्रोडक्शन एंड द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अप्रूवल ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑल द 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी. तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कोई भी होता है वो सिंपल स्पेशल मेजॉरिटी जो भी होता है वो दोनों हाउस के पास होकर जाता है, तो दोनों में सेम पावर है. वाइस प्रेसिडेंट में भी जो राज्यसभा और लोकसभा के दोनों के एमपीज़ क्या करते हैं, वोट करते हैं, तो दोनों का सेम पावर है. और कोई भी जब इमरजेंसी वो होती है, प्रोक्लेमेशन होती है, तो कोई भी इमरजेंसी जो पार्लियामेंट से पहले अप्रूव होकर जाती है बाय द स्पेशल मेजोरिटी, तो उनमें क्या दोनों का सेम भागीदारी है. तो इस हिसाब से पहले तीनों सिचुएशन में लोकसभा और राज्यसभा की इक्वल पावर है. आगे बढ़ते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग पैसेज. इट रेफर्स टू द टर्मिनेशन ऑफ अ सिटिंग ऑफ अ हाउस विदाउट नेमिंग अ डे फॉर द असेंबली. द पावर लाइज विद द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. द प्रिसाइडिंग ऑफिसर कैन स्टिल कॉल अ सिटिंग ऑफ द हाउस इवन आफ्टर एक्सरसाइजिंग द पावर. देखो, प्रिसाइडिंग ऑफिसर हाउस का कौन होता है? स्पीकर होता है. तो किस पे ये पावर होती है कि भी वो क्या कर सकता है, लाइक सिटिंग, किसी भी सिटिंग को टर्मिनेट कर सकता है. देखो, एडजॉर्नमेंट साइन टाई होती है जब हम किसी भी सिटिंग को इनडेफिनेट टाइम के लिए एडजॉर्न करते हैं. प्रोरोगेशन क्या होता है? ये वो करता है कौन? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है, कि हाँ इस सेशन का ख़त्म हो गया ये सिटिंग. डिसॉल्व क्या करता है? ये भी प्रेसिडेंट करता है. एडजॉर्नमेंट भी स्पीकर करता है, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि विदाउट नेमिंग अ डे फॉर रीअसेंबली. जब रीअसेंबली का टाइम नहीं बताया तो इसका मतलब वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए हुआ ना, तो इसका मतलब एडजॉर्नमेंट साइंड है. आगे चलते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर्स आर अवेलेबल टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। तो भाई प्रेसिडेंट के द्वारा एब्सोल्यूट वीटो यूज़ कर सकता है, सस्पेंसिव कर सकता है, पॉकेट कर सकता है, क्वालिफाइड वीटो नहीं होती उसके पास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है 1, 3 and 4। मिनिमम नंबर ऑफ द मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट इन द हाउस बिफोर इट कैन ट्रांजेक्ट एनी हाउस। भी हाउस में प्रेजेंट होने के लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? तो आप ऑप्शंस पढ़िए और देखिए। तो मैं आपको बता दूं 1/10 मेंबर जरूरी होते हैं किसी भी हाउस में प्रेजेंट होने के लिए जब हम उसका बिजनेस स्टार्ट करना हो पार्लियामेंट में। तो इसका मतलब यही है इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है। 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द हाउस इंक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट की? प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू रिकंसिडर द एडवाइस गिवन टू हिम। He can refuse to give assent to the ordinary bill passed by the parliament. Appointment of the prime minister in case of a hung assembly. हंग असेंबली का मतलब है जब कुछ कोalition की तरह हो कोई तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम। तो इस तीनों केसेस में प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है, ठीक है। तो इसमें ऑल द ऑप्शंस है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द काउंसिल ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द काउंसिलर्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एज वेल एज फ्यू नॉमिनेटेड पीपल। द काउंसिल इज हेडेड बाय अ मेयर हुज टेन्योर इज कोटर्मिनस विद द काउंसिल। देखो क्या है काउंसिल में, ठीक है, जो बंदे होते हैं उसमें कुछ इलेक्टेड पर्सन भी होते हैं, कुछ नॉमिनेटेड पर्सन हो। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी लोग जो काउंसिल होती है वो 1 साल के लिए बनाई जाती है, जबकि मेयर जो होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे काउंसिल खत्म हो जाएगी तो मेयर भी खत्म हो जाएगा, नो। तो ये स्टेटमेंट 2 इस वजह से गलत हो गई। तो इसमें क्या हो गया? ओनली 1। विद रेफरेंस टू द सेफ गार्ड टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Judges of the Supreme Court appointed by the Collegium of the Supreme Court. The salaries and the pensions of the judges of the Supreme Court are charged on the Consolidated Fund of India. The Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and the power of the Supreme Court. देखो पहले स्टेटमेंट में क्या है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कौन? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। कोलिजियम सिस्टम तो एक उसका हम चूज़ करते हैं कि उसमें कौन सा करेंगे। तो ये स्टेटमेंट यहीं गलत हो गई, ठीक है। बाकी सैलरीज और जजेस वो कंसोलिडेटेड फंड से ही जाती है। बाकी पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन या पावर को क्या कर सके, कर्टेल कर सके। तो इसमें जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो 2 और 3 हैं, ठीक है गाइस। आइए बढ़ते हैं। विच ऑफ द कौन सी ऐसी कमेटीज़ है जिसने पंचायती राज में 3 टायर की बात करती? बलवंत राय, अशोक मेहता, गडगिल, पीके ठंगन। तो भाई एक सिर्फ अशोक मेहता ऐसी कमेटी है जिसने 2 टायर की बात करी थी, बाकी हर कमेटी ने किसकी बात करी थी? 3 टायर की। तो इसका आंसर हो जाता है 1, 3 and 4। आगे चलते हैं। आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं कि यार 2 तो होएगा ही नहीं, तो इस 2 तो पहले ही हट जाएगी, ठीक है। बाकी जो 2 रहेंगे उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द चार्ज एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट? ठीक है, चार्ज एक्सपेंडिचर से कौन सा हम करते हैं? देखो क्या होता है, जब हम बजट पास करते हैं तो उससे जब बजट को पास होने में भी 2 या 3 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, एक वोट ऑन अकाउंट पे पैसा देते हैं, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट में पैसा देते हैं। उसमें क्या होता है, हम टेम्प्रेरी कुछ पैसा दे देते हैं कि जिससे क्या है स्टेट या सेंटर का काम रुके ना, ठीक है। तो चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है कि एक सेकेंड, क्या होता है, द एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और जो एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है इसको पार्लियामेंट के द्वारा वोट नहीं किया जाता, सिर्फ ये सिर्फ डिस्कस किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और इसे बिना वोट के क्या किया जाता है, पास किया जाता है, ठीक है। जबकि जो और टाइप के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसमें पार्लियामेंट क्या करती है, वोट करती है। तो आई होप कि आपको चार्ज एक्सपेंडिचर के बारे में पता चल गया कि चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो इसमें क्या क्या है, सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ऑफ द बोथ द सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफिस ऑफ द कैग, सैलरी ऑफ द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो भाई देखो जो ये एक्सपेंसेस चार्ज एक्सपेंडिचर से जाते हैं, और जो सैलरी ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो इससे जाते हैं। जो सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ हाई कोर्ट जजेस हैं वो हमारे स्टेट के उससे जाते हैं, कंसोलिडेटेड फंड से। तो इसका 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। Constitution of India specify the term of the 5 years for the office of governor. Governor shall immediately vacate his office after the expiration of his term. तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। आर्टिकल 156 के अकॉर्डिंग गवर्नर को हम 5 साल के लिए क्या रखते हैं, उसका ऑफिस होता है। लेकिन गवर्नमेंट इमीडिएटली ऑफिस को नहीं छोड़ता है, उसके टर्म को एक्सपायर होने में, जब तक दूसरा गवर्नर ना आ जाए, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट इधर गलत होगी, तो पहला स्टेट सही है।
उसी तरह प्रेसिडेंट भी वैकेट नहीं करता ऑफिस, इवन कि स्पीकर भी अपना ऑफिस एकदम से वैकेट नहीं करता इमीडिएटली। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राउंड्स ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अंडर द टेंथ शेड्यूल में। टेंथ शेड्यूल में क्या एंटी डिफेक्शन लॉ, तो क्या डिफाइन है, किसे हम डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। ही हैज़ बीन कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस रिजल्टिंग इन इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 or more years. He voluntarily gives up the membership of the political party on whom ticket he is elected to. How he is elected independently and joins political party. तो देखो दूसरा और सही ठीक ये सही है कि अगर कोई बंदा अपनी वॉलंटरी अपनी मर्जी से पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। दूसरा, अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है जिसने अपना इलेक्शन लड़ा था और उसको लोकसभा में मिल गई है मेंबरशिप, वो जीत की है सीट, और अगर वो बाद में कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो वो भी क्या है उसको एंटी डिफेक्शन के ऊपर उसको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं। लेकिन ये जो पहला सिस्टम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका आंसर क्या है 2 and 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो प्रेसिडेंट उसके बारे में देखते हैं। द सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट टू इशू एन ऑर्डिनेंस इज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। तो भाई पहली बात बता दूँ बिल्कुल गलत है, चैलेंज हो सकता है कोर्ट में। एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी पास बाय द पार्लियामेंट विद इन द 6 weeks फ्रॉम द इशूइंग डेट। कि जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करता है उसे 6 हफ्ते में ही पार्लियामेंट को अप्रूव करना है। देखो पहली बात तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ही तब बनाता है जब पार्लियामेंट की रिसेस होती है, मतलब जब उसकी छुट्टी चल रही होती है। अब क्या होता है, जब पार्लियामेंट द्वारा वर्क में आती है तो उसके बाद वो 6 weeks लेती है, ठीक है। तो अब बताओ अगर वो पार्लियामेंट की छुट्टी पड़ रही है तो वो 6 weeks में कैसे करेगा। तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो 6 month की जो छुट्टी प्लस 6 weeks होती है। हाँ, जिस दिन से पार्लियामेंट ऑपरेशन में आ जाए उसके 6 weeks से होती है। तो सेकंड क्वेश्चन इस वजह से गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे मस्ट कर दिया, ठीक है। तो ओनली नाइदर वन नो टू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द कट मोशंस एंड देयर प्रोविजन। पॉलिसी कट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड to ₹1। इकोनॉमिक कट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ द डिमांड बाय स्पेसिफिक अमाउंट। टोकन कट, रिडक्शन इन अमाउंट ऑफ डिमांड to ₹100। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स अबव आर करेक्टली मैच्ड। देखो गाइस, पहली सही है कि किसी अमाउंट को रिड्यूस करना है ₹1। इकोनॉमिक कट में ये होता है 3 तरह के कट्स मोशन स्टार्ट होता है, पॉलिसी कट, इकोनॉमी कट, टोकन कट। इकोनॉमी में गवर्नमेंट को ये सलाह दी जाती है प्लीज़ टू बी इकोनॉमिक कट। टोकन कट में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डिमांड को रिड्यूस करना है बाय, नॉट टू, बाय होता है, बाय ₹100, ठीक है। तो हैंस 1 and 2 आर द करेक्ट स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द क्वालिफिकेशन फॉर अ पर्सन टू बी चीजन अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। he must not be less than 25 years of age. He must be an elector in the particular state for being elected from that state. तो ये पहली बात सही है कि उसको सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। बाकी ही मस्ट नॉट बी लेस देन 30 years होता है, लोकसभा में होते हैं 25 years की। बाकी ये कि वो उसी पर्टिकुलर स्टेट से ऐसा लड़े, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 2 and 3 गलत है, 1 सही है, तो हैंस ओनली 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। A person who is not a member of the state legislature can be appointed as a chief minister. Chief minister of a state can be member of any of the houses of the state legislature. तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है। कोई मेंबर अगर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का, उसे हम 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन उसे विद इन 6 months क्या करना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्फिडेंस में अप्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। और हाँ, हम चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, किसी के भी मेंबर को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या सही हैं। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स कम अंडर द एक्सक्लूसिव, देखो एक्सक्लूसिव लिखा है, एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है किसकी, सुप्रीम कोर्ट की। वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट। देखो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स कभी भी सुप्रीम कोर्ट नहीं देखता, इसके लिए अलग से ट्रिब्यूनल है वो देखता है। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये स्टेट हाई कोर्ट सुनते हैं, या ये सुप्रीम कोर्ट नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को देखता है। फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन को हाई कोर्ट भी देख सकते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी देख सकते हैं। तो एक्सक्लूसिवली की बात करें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सही है, तो हैंस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जॉइंट सेटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज एन इनोवेटिव पार्लियामेंट्री टूल विद द ओरिजिन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ Lok Sabha to resolve the legislative deadlock. It is presided over by the Speaker of the Lok Sabha and in his absence by the Chairman of the Rajya Sabha. New amendments cannot be proposed under any circumstances to the bill at a joint sitting of 2 houses of Indian Parliament. तो देखो कोई भी इनोवेटिव पार्लियामेंट्री वो नहीं है, पहली बात गलत है।
हाँ, स्पीकर के द्वारा प्रिसाइड किया जाता है, लेकिन उसकी एब्सेंस में डिप्टी स्पीकर के द्वारा किया जाता है, और डिप्टी स्पीकर भी अगर ना हो तो चेयरमैन के द्वारा, तो भी डिप्टी चेयरमैन के द्वारा किया जाता है। चेयरमैन तो कभी करता ही नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत हो गया। ठीक है, पहला भी गलत हो गया। न्यू अमेंडमेंट्स को हम प्रपोज नहीं कर सकते अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो, वैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को में हम कभी भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं करते, लेकिन दो सर्कमस्टांसेस हैं जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में भी ज्वाइंट सिटिंग कर लेते हैं। अगर कोई मैटर जो बहुत ही अर्जेंट इंपॉर्टेंस है उसको, या फिर कोई ऐसा अर्जेंट इंपॉर्टेंस का मैटर है जो बहुत डिले हो रहा है और वो राज्यसभा पास नहीं करी या लोकसभा पास नहीं करी, तो उस मैटर में हम कर लेते हैं। इन्होंने लिख दिया अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ये गलत हो गया। तो इसमें कोई भी स्टेटमेंट गलत सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी 243 ZE है इसका ना, आर्टिकल 243 ZE मेट्रोपॉलिटन कमेटी का। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट। मेंबर्स इलेक्टेड टू द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी आर चूजन फ्रॉम द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी विद इन द मेट्रोपॉलिटन एरिया। द डेवलपमेंट प्लान्स फॉर्मुलेटेड बाय द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी शुड बी सेंट टू द यूनियन गवर्नमेंट फॉर अप्रूवल। तो भी देखो, पहली बात सही है, जो भी मेट्रोपॉलिटन में प्लानिंग कमेटी में मेंबर्स होते हैं उन्हें पंचायत से म्यूनिसिपैलिटीज इलेक्ट करती हैं उस एरिया की। लेकिन जो डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं वो यार यूनियन गवर्नमेंट का क्या काम है? लोकल गवर्नमेंट के बॉर्डर्स में यूनियन गवर्नमेंट क्या आएगी? स्टेट गवर्नमेंट आएगा, तो समझ भी आता है। तो ट्रू स्टेटमेंट यहीं पे गलत है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मनी बिल। मनी बिल के लिए क्या करेक्ट नहीं है? It deals with the matter of receipt of the money on account of the public account of India or the custody of such issue. It cannot be introduced without the recommendation of Parliament President. It defeat in the Lok Sabha leads to the designation of the government. The President is the final authority on the certification of bill as a money bill. तो देखो, इसमें डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि स्पीकर होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है जो डिसाइड करता है कि मनी बिल है या नहीं। और हाँ, जो भी मनी बिल कभी भी जो इंट्रोड्यूस होता है वो पहले प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट के बाद ही अप्रूव होता है। और मनी बिल्स पर प्रेसिडेंट को अपना क्या एसेंट देना ही देना होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसकी प्रायर रिकमेंडेशन पे आया होता है। ठीक है। और हाँ, अगर ये लोकसभा में, ये बताओ यार, अगर लोकसभा में आप पास ही नहीं कर पा रहे आपके, इसका मतलब आपके मेजोरिटी ही नहीं है ना। तो अगर इसका मतलब आप उसको पास करने में फेल हो गए तो गवर्नमेंट का डिजिग्नेशन हो जाएगा ऑफकोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या डी क्या है, करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो डी इज द राइट आंसर। विद रेफरेंस टू द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा। द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट हैज बीन फिक्स्ड बाय द 4th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट नॉमिनेट सब मेंबर्स और फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कमेटी इफ द कम्युनिटी इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंट। देखो, पहली बात हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई ऐसे टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रखी। दूसरी बात, हाँ, 4th शेड्यूल में हमने सारी एलोकेशन कर रखी है कि किसको कितनी सीट्स मिलेंगी। और प्रेसिडेंट नॉमिनेट जो राज्यसभा में करता है वो एंग्लो इंडियन कमेटी को नहीं करता, 12 मेंबर्स को करता है, लिटरेचर से, साइंस से, आर्ट्स से या फिर सोशल साइंस के फील्ड से करता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ 2 स्टेटमेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल आइटम्स आर प्लेस विद इन द परव्यू ऑफ द पंचायत एज पर 11th शेड्यूल में अपने पंचायत है। ठीक है, उसके अंदर कितनी आइटम्स है? 29 आइटम्स है ना। तो देखते हैं कौन कौन से उसके साथ डील करते हैं। इससे यही पूछा है, रूरल हाउसिंग, वोकेशनल एजुकेशन, PDS और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड फॉर्म। तो भाई चारों के चारों क्या करते हैं? डील करते हैं। सॉरी, ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू ग्राम सभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It is a body consisting of all the adult resident of a village comprised within the area of panchayat at a village level. Its mandate and function are decided by the members of the village panchayat. तो देखो, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब क्यों है मैं आपको बताती हूँ। जो ग्राम सभा में वो लोग होते हैं जिनका लिस्ट में इलेक्टोरल रोल की लिस्ट में नाम हो। अडल्ट तो होते हैं लेकिन उनका इलेक्टोरल लिस्ट में भी नाम हो। ठीक है, और जो इसके फंक्शन है वो डिसाइड किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा, विलेज पंचायत के द्वारा नहीं किए जाते भाई। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया? डी, नाइदर 1 नॉर 2। विद रेफरेंस टू अपीलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ग्रांट स्पेशल लीव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 136 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के बाद पावर होती है वो स्पेशल लीव ग्रांट कर सकते हैं। ये डिस्क्रिशनरी पावर होती है सुप्रीम कोर्ट की। इट इज़ एप्लीकेबल इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एज वेल क्रिमिनल मैटर्स। It can be granted against any court or tribunal in the country.
पहले दोनों बिल्कुल सही हैं, डिस्क्रिशनरी पावर ही होती है और ये हर मैटर्स में एप्लीकेबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, सिविल में भी, क्रिमिनल मैटर्स में भी। हाँ, लेकिन ये हर एक कोर्ट के अगेंस्ट नहीं की जाती, तो इसमें फर्स्ट एंड सेकंड सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टी कैन बी रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी? किसी पार्टी को नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन देना है तो उसके लिए क्या प्रोविजंस हैं? अ पार्टी दैट इज रिकॉग्नाइज एज अ स्टेट party in 3 states, a party that wins 6 seats in the Lok Sabha with the candidate from 6 different states, a party that secures 6% of the valid votes polled in 4 states in the Lok Sabha election, a party that secures 6% of the valid votes polled in the 4 states in the Lok Sabha election and wins 5 seats in the Lok Sabha, a party that wins 2 seats each in 4 states at the general election to the legislative assembly of those states। तो इसमें सी सही है। स्टेट पार्टी अगर 4 स्टेट्स में हो तो रिकॉग्निशन मिल सकता है, ठीक है, तो इसमें वैसे सी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द इंटर स्टेट काउंसिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ परमानेंट इंस्टीट्यूशन टू इफेक्ट कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट एंड द बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। इट इज़ एस्टेब्लिश बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बीइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग इन नेचर। तो ये बात सही है कि इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ये परमानेंट इंस्टीट्यूशन नहीं है, टेम्परेरी हम इसको एस्टेब्लिश करते हैं। हमने अभी करंट अफेयर्स में भी इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है, ये हम सहूलियत के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं। हाँ, बाकी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है, तो ये स्टेटमेंट 2 इज़ द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्डनिंग पावर। जो पार्डनिंग पावर होती है ना प्रेसिडेंट की, पार्डन क्या होता है, उनको डेथ पेनल्टी देना, वो प्रेसिडेंट के पास होता है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनली सॉरी, डेथ पेनल्टी अगर किसी को मिली हुई हो तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उसकी डेथ पेनल्टी को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्सक्लूसिवली एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैरडन टू कन्विक्टेड पर्सन्स। पार्डनिंग पर्सन ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सटेंडेड टू पनिशमेंट बाय द कोर्ट मार्शल। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी एक्सक्लूसिवली एम्पावर नहीं करता प्रेसिडेंट को कि पैरडन को वो ग्रांट कर दे, ठीक है। और पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट डज नॉट एक्सटेंड टू पनिशमेंट बाय कोर्ट मार्शल, ठीक है, कोर्ट मार्शल तक एक्सटेंड नहीं होती। तो इसमें जो आंसर हो गया वो क्या हो गया, नाइदर 1 नॉर 2, ठीक है गाइस। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। विद रेफरेंस टू द लीडर ऑफ हाउस। लीडर ऑफ हाउस कौन होता है भाई, हमारे प्रधानमंत्री होते हैं लीडर ऑफ द हाउस। उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कुछ फॉलोइंग स्टेटमेंट। द ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस इज मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एनी मेंबर ऑफ द हाउस हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कैन एक्ट एज द लीडर ऑफ हाउस। देखो, जो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ हाउस है वो रूल्स ऑफ हाउस में मैंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन नहीं है। एनी मेंबर ऑफ द हाउस जो कि नॉमिनेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उसे लीडर ऑफ द हाउस बना सकते हैं। मेंबर ऑफ द हाउस हु इज नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कैन एक्ट एज द लीडर ऑफ द हाउस। तो यार एक बात बताओ, तो लीडर ऑफ हाउस खुद ही पीएम है, तो वो किसी को क्या नॉमिनेट करेगा, है? तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, नाइदर 1 नॉर 2। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट अ कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का मतलब क्या होता है, रिलेटिंग टू वोटिंग पावर एक्सरसाइज बाय द वाइस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द हाउस इन केस ऑफ पार्लियामेंट्री डेडलॉक, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ हाउस इन केस ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ वोट्स, प्रोटेम स्पीकर ड्यूरिंग द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। तो भाई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो कि अगर लोकसभा में वोट्स की है और अगर दोनों तरफ से क्या होगी 200 = 200 हो गई सपोज करो, तो जो एक वो देता है कास्टिंग वोट, वो कौन देता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर देता है हाउस का, ठीक है। अब वो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी स्टेट टू कंस्टिट्यूट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। ऑल मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर इलेक्टेड ओनली बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटी। तो ये पहली बात सही है कि मैंडेटरी है कि हर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होना चाहिए, लेकिन सारे के सारे मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते, कुछ नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द प्रोसीजर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Constitutional cases are decided by a bench consisting of 3 or more judges. Presidential reference under the Article 143 are decided by a bench consisting of at least 5 judges. देखो, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल केस है उसमें मिनिमम हमें 5 बेंच चाहिए ही चाहिए, तो ये गलत है, 5 जजेस का बेंच चाहिए। और अंडर 143 आर्टिकल के अंदर जब प्रेसिडेंट क्या होता है, किसी लॉ या फैक्ट पे एडवाइस ले रहा होता है सुप्रीम कोर्ट की,
तब भी उसका जो मिनिमम बेंच होता है वो 5 जज बेंच तो होता ही है, ठीक है। तो ये सही है, तो इसलिए बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब दो तरह के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है। उनमें देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम वोटर्स यूजुअली एक्सरसाइज देयर प्रेफरेंस फॉर अ पार्टी एंड नॉट अ कैंडिडेट। In the FTP system of the elections, every party gets seats in the legislature in proportional to the percentage of voters that it gets. In both FPTP and the PR system, to win an election, the candidate must secure the majority of votes. देखो अपने इंडिया में क्या फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम चलता है, और इसमें जो कैंडिडेट क्या करता है यूजुअली जो हम वोटर्स हैं वो मेनली कैंडिडेट को वोट करता है। क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है, जो वोटर होता है वो पार्टी को वोट देता है। तो पहली स्टेटमेंट इसलिए सही है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और में ऐसा कुछ नहीं होता भी जिसको जितनी सीट्स मिले उसको उस हिसाब से सीट लोकसभा में सीट मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी पता है जो बंदा जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतता है उसको वहीं पे वोट मिलता है, वो बस जीतने से मतलब है। और FPTP और PR सिस्टम में अगर इलेक्शन को जीतने के लिए मेजोरिटी वोट्स तो हमें कहाँ चाहिए होते हैं, हमें तो बस जीतना होता है। अब आप 10% सीट्स में ही बदल दो, अब पता चले सामने वाले को 50 सीट्स मिली और आपको 52 मिल गई तो आप जीत गए। इसमें आपको ये थोड़ा, आपको मेजोरिटी थोड़ा मिली है, ठीक है। तो हैंस क्या इसका आंसर क्या सही है, 1 ऑन द करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। The resolution for the creation of the Legislative Council must be passed by the State Assembly with a special majority. Constitution of India provides power to the Parliament to create or abolish the Legislative Council in a state. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो हैंस बोथ 1 and 2 कॉन्स्टिट्यूशन में है ही आर्टिकल 169, और हाँ आर्टिकल 169 में है कि हम लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट भी कर सकते हैं, अबॉलिश भी कर सकते हैं। और रिजोल्यूशन अगर आपने मतलब कि पास कर दिया कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है तो उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होता है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज हैव द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। किसी MP को डिस्क्वालीफाई करना है तो उसको कौन देखते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखो प्रिसाइडिंग ऑफिसर स्पीकर तो देखता ही है, साथ में प्रेसिडेंट भी देखता है। तो इन दोनों केसेस में 1 and 2 इज़ द करेक्ट आंसर। एंटी डिफेक्शन में प्रिसाइडिंग ऑफिसर देखता है, और बाकी अगर कोई और चीज़ हो तो प्रेसिडेंट देखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड गाइस, चलिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ द गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। द प्रोविजन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन इंडिया प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द गवर्नर बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। द गवर्नर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ वन पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट्स वाज प्रोवाइडेड अंडर द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9। तो गाइस इसमें थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 2 स्टेट्स का एक गवर्नर हो सकता है, ये 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में बोल दिया था। और हाँ, गवर्नर को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है अंडर हिज हैंड एंड सील। बाकी ये हमने कोई ऑस्ट्रेलिया से नहीं लिया, तो इसका जो आंसर है वो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द impeachment ऑफ द प्रेसिडेंट। Impeachment charges can be initiated on the Lok Sabha only. The nominated members of both of the parliament cannot take part in the impeachment proceeding. No president has been so far impeached from his post. देखो जो इम्पीचमेंट चार्जेस हैं वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी इनिशिएट हो सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट इसलिए गलत होगी। जो नॉमिनेटेड पर्सन हैं वो पार्लियामेंट के, वो इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, वो उसके इलेक्शन में नहीं लेते। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सिर्फ इलेक्टेड MP, इलेक्टेड MLA लेते हैं, लेकिन इम्पीचमेंट में सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भागीदारी करते हैं, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि कोई भी प्रेसिडेंट को आज तक इम्पीच नहीं किया गया, तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। Consider the following statement regarding the public accounts of India. It was constituted as a part of the Union Budget of 1991 to mobilize resources for the government spending. Public account of India के बारे में मैंने वैसे आपको पहले बता रखा है, ठीक है। It includes judicial deposits, savings, bank deposit, departmental deposit and remittances. It is operated by the executive action without the parliamentary approval. देखो सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसके अंदर क्या क्या होता है, जुडिशियल डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग्स होते हैं, हम बैंक के डिपॉजिट होते हैं, डिपार्टमेंटल डिपॉजिट, रेमिटेंस सब होते हैं, और इसको हम ऑपरेट कर सकते हैं विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो न्यू आपको लगे ना वो आप अपना नोट डाउन कर लेना बुक्स में। तो इसमें 2 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि 1991 में इसको कंसिडर किया गया था। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा कैन नॉट इनिशिएट, रिजेक्ट और अमेंड मनी बिल्स। The Council of Ministers is responsible to the Lok Sabha and not Rajya Sabha.
अप्रूवल ऑफ राज्यसभा इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू द यूनियन और कॉन्ग्रेस। देखो एक तो देखो राज्यसभा क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ स्टेट से तो बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स हैं। अब बताओ आप कोई मैटर स्टेट से यूनियन लिस्ट में ट्रांसफर करो तो आप क्या राज्यसभा के अप्रूवल के बिना कर दोगे? नहीं ना, तो थर्ड यहीं पे गलत हो गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द राज्य लोकसभा, बिल्कुल सही। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है, राज्यसभा के लिए नहीं होती। राज्यसभा ना इनिशिएट कर सकता है, ना रिजेक्ट करता है, ना अमेंड। ये आपको पता है कि मनी बिल्स में लोकसभा के पास पावर है, राज्यसभा के पास पावर नहीं है। उसके पास सिर्फ पास होने के, उसके पास सिर्फ साइन होने के लिए जाता है और उसको पास करके देना ही देना होता है। ठीक है, तो 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। जो सेक्शन 126A है जो RPA एक्ट 1951 का, इज ऑफन सीन इन द न्यूज ड्यूरिंग द इलेक्शन विद रेफरेंस टू कंडक्ट ऑफ एग्जिट पोल एंड डिसमिनेशन ऑफ द रिजल्ट्स, सीकिंग वोट्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, इंडल्जिंग इन पेड न्यूज़, promote enmity और hatred between the different classes of citizen। तो गाइज इसमें ए ऑप्शन सही है। ठीक है, इसके सेक्शन डिफरेंट है। हमने पॉलिटी की PT 365 जो हमने पॉलिटी की है उसके अंदर मैंने डिफरेंट सेक्शंस को डिफाइन किया था, तो आप वहाँ जाके पढ़ लेना, तो आपको डिफरेंट सेक्शन से पता चल जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल द मिनिस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द पार्लियामेंट वेदर दे आर मेंबर्स और नॉट। The President can exercise executive power without the aid and advice of the Council of Ministers after the dissolution of the लोक सभा। कौन सी ऐसी है जो करेक्ट नहीं है? क्या हमने नोट करेक्ट देखनी है? तो देखो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेसिडेंट को बाद में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस से काम करना होता है। ऑल द मिनिस्टर्स आर एंटाइटल्ड टू वोट इन द पार्लियामेंट वेदर दे आर मेंबर और नॉट। एक बात बताओ, वोट सिर्फ वो वहाँ पे वही दे सकता है जो वहाँ का मेंबर हो। अब जो कोई मिनिस्टर जो वहाँ पे मेंबर ही नहीं होगा तो वो कैसे वोट दे सकता है? तो ये भी गलत है। ठीक है, तो दोनों क्या है? गलत है। तो नॉट करेक्ट, बोथ 1 और 2 आर नॉट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर? सिक्योरिटी ऑफ टेनर, मतलब कौन सा इंडिपेंडेंस, ऐसी क्या हमने प्रोविजन दे रखे हैं जो स्पीकर का जो ऑफिस है वो एक इंडिपेंडेंट की तरह काम करता है। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, his work and conduct cannot be discussed and criticized in the Lok Sabha under normal circumstances. Salaries and the allowances charged upon consolidated fund of India। तो देखो हाँ, स्पीकर के टेनर को सिक्योरिटी होती है, इवन अगर वो, क्योंकि स्पीकर क्या होता है, न्यूट्रल माना जाता है। वैसे तो सिक्योर जो हम स्पीकर को जो अपॉइंट करते हैं वो मेजोरिटी पार्टी का मेंबर होता है, उसी को हम स्पीकर अपॉइंट करते हैं। लेकिन वो अगर उसके वो कास्टिंग वोट देने को आ जाए, वैसे तो वो वोट नहीं देता, लेकिन अगर उसको कास्टिंग वोट देनी पड़ जाए तो वो अपनी मेंबर के अपनी मेजोरिटी पार्टी के अगेंस्ट भी वोट कर सकता है और उससे कभी भी डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाता। ठीक है, इस वजह से एक सबसे पहली बात यही है। तो इसलिए उसके पास सिक्योरिटी है कि उसको हटाया नहीं जाएगा। दूसरा ये कि उसके वर्क और कंडक्ट आप नहीं कर सकते, तो ये भी बिल्कुल सही है। और उसकी सैलरीज और अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ही जाती हैं, बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला, विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एक एलिमेंट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, the phrase judicial review has been mentioned in the constitution. It is available to Supreme Court and not to the High Court। देखो ये पहले दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर है जुडिशियल रिव्यू, हाउएवर बेसिक स्ट्रक्चर कहीं भी मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन हाँ ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। जो जुडिशियल रिव्यू कहीं भी मेंशन नहीं है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट दोनों सबके पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये गलत है। तो 1 और 2 आर द राइट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अब आपको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है, तो क्या आता है? रिजोल्यूशन टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द राज्यसभा ओनली। फॉर रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट अ रिजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। देखो जो वाइस प्रेसिडेंट को जो हम इलेक्ट करते हैं वो पूरी पार्लियामेंट करती है। ठीक है, लेकिन जब हम रिमूव करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा स्पेशल मेजोरिटी से कर देती है। ठीक है, तो ये राज्यसभा वाली बात बिल्कुल सही है। और टोटल पार्लियामेंट की पूरी की बात नहीं, दोनों हाउसेस की बात नहीं, हमें सिर्फ राज्यसभा में ही काम चल जाएगा, तो ये गलत है। ठीक है, तो 1 ओनली द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्लियामेंट RP एक्ट 1950, उसमें किससे रिलीजन रिलेटेड है प्रोविजंस? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन ऑफ अ वोटर एट इलेक्शंस टू द लोकसभा एंड द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन फॉर द मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। देखो हाँ, ये बात पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, लेकिन जो फोर्थ है ना वो RP एक्ट 1951 वाले में है। ठीक है, 1950 वाले में नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। ठीक है,
और ये भी बिल्कुल सही है। क्वालिफिकेशन ऑफ वोटर, ये तो इसके हिसाब से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर द राइट ऑप्शन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? इलेक्शन कमीशन फर्स्ट इफेक्टिवली पुट टू यूज द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन 1951. It is a set of guidelines formulated by the Supreme Court in consultation with the Election Commission. It comes immediately into effect after the Election Commission issues nomination for the filing of nominations by the candidate. तो देखो, जो इलेक्शन कमीशन है, जब पहली बार मॉडल ऑफ कंडक्ट ऑफ कोड लागू किया था तो 1991 में किया था। किसमें किया था? 91 में किया था। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गई। और ये गाइडलाइंस होता है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं करता, सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही करता है, तो इस वजह से ये भी गलत हो गई है। ये इफेक्ट में कब आता है? जब इलेक्शन कमीशन क्या होता है, शेड्यूल अनाउंस कर देता है ना, तब से इफेक्ट में आता है, ना कि सीधा फेलिंग ऑफ द कम्युनिकेशन नॉमिनेशन से नहीं आता। ठीक है, तो दोनों तीनों की तीनों गलत हैं। विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो 1977 में मल्टी मेंबर बॉडी बनी थी, और उससे पहले सिंगल बॉडी थी, और तब से मल्टी मेंबर बॉडी ही है। क्या? द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द other election commissioner has equal power to take all the decisions relating to election. Chief election commission is appointed by the president on the advice of a committee that includes the prime minister and the leader of opposition in the Lok Sabha. तो आपको बताने कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? तो देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1989 तक थी सिंगल मेंबर बॉडी, लेकिन उसके बाद से मल्टी मेंबर बॉडी है। ठीक है, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को सेम पावर्स होती हैं। ठीक है, बाकी हाँ, ये भी सही है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन इसकी एडवाइस पे ये कमेटी, ये गलत है। इस वजह से थर्ड आंसर गलत हो गया। तो ये सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो हमने आज के अपने क्वेश्चंस कर लिए, बाकी हम अपना कॉल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टाटा। पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है गाइस, बाय बाय।